हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे और भौतिक प्रदेशों के साथ साथ हमारा जो है ऑनलाइन अतुल्य आरएस ऑनलाइन पे लगातार निरंतर रूप से टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, जिसमें जो आपका वैदिक सभ्यता तक टेस्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट आगामी जो आपका प्रकरण रहेगा वो भारतीय समाज रहेगा। अगला जो प्रकरण है नेक्स्ट टेस्ट कल होगा दोस्तों, तो आप जो हैं नियमित रूप से उसके लिए तैयार रहें ताकि आप जो हैं सारे टेस्ट दे सकें और अपनी तैयारी का आंकलन कर सकें। बाकी जो है पूरा सिलेबस रीड का लगभग हमने संपूर्ण कर दिया है तुल्य आरएस ऑनलाइन पर। आप जो हैं प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा सिलेबस देख सकते हो दोस्तों। तो शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश में हम पढ़ रहे थे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा पढ़ रहे थे दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में हमने दोस्तों काफ़ी बातें की थी और इन बातों के दरमियान हमने ये जानकारी हासिल की थी कि इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति जो है मध्यजीवी महाकल्प में हुई थी। इसके क्रिटेशियस काल आया और उसमें गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी दरारी जो उद्गार हुए उससे जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। तो विस्तार में मैंने आपको बताया था कि इसका क्षेत्रफल 6.29% है, जनसंख्या 10% है पूर्वी मैदानी प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, और ज़िले 4 आते हैं, यानी हाड़ौती संभाग जो है कोटा संभाग है, हाड़ौती क्षेत्र पूरा कोटा बूंदी बारां झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। मिट्टी की बात की थी अपन ने कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जिसे वर्टिसोल कहा जाता है दोस्तों। और कुछ विशेषताएं मैंने बताया कि हाड़ौती के पठार में बाह्य आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है और इसमें बलुआ पत्थर तथा एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइड जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है के भंडार पाए जाते हैं। और आग्नेय चट्टानें भी 2 प्रकार की मैंने आपको बताई थी कल क्लास के दौरान कि आंतरिक होती हैं और बाह्य होती हैं आग्नेय चट्टानें, यानी आंतरिक ग्रेनाइट और बाह्य जो चट्टान है उसे बेसाल्ट कह दिया जाता है, जो कि हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। अब कुछ अन्य बात अपन यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो हाड़ौती के पठार में काली मृदा पाई जाती हैं। कल हमने बात की थी कि जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का, या यूँ लिख सकते हैं आप, हाड़ौती के पठार में क्या पाई जाती हैं दोस्तों? काली मृदा। काली मृदा पाई जाती हैं, या इसके कोष्ठक में आप लिख सकते हो वर्टिसोल। इस काली मृदा को क्या कह दिया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? वर्टिसोल पाई जाती हैं। तो ये विशेषता में हालांकि हम कल पढ़ चुके थे, लेकिन आज भी जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्रेषित करना चाहूँगा कि काली मृदा पाई जाती है। और इस जो आपकी काली मृदा है दोस्तों, इसके अंदर जो है 2 प्रकार के पदार्थ जो हैं इसमें पाए जाते हैं, यानी एक तो जो आपका धातु है लोहा पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? लोहा प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की प्रधानता रहती है काली मिट्टी में। और ये जो काली मृदा है और इसका जो रंग होता है वो काला होता है। रंग कैसा? हमने रंग की बात की तो रंग इसका होता है काला। कौन सा रंग होता है? काला रंग होता है। अब इस मिट्टी का काला रंग होता है, काले रंग का कारण क्या है दोस्तों? यह आप तक प्रेषित करना चाहूँगा कि एक यौगिक होता है जिसे कहते हैं टिटेनोफेरस। एक यौगिक होता है जिसका नाम है टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट, यानी टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट के कारण, इस यौगिक के कारण जो है इसका रंग क्या होता है दोस्तों? रंग इसका काला होता है। किसके कारण? टिटेनोफेरस के कारण। और आपको बता दूं, यहाँ तक आप तक मैं प्रेषित करना चाहूँगा कि जो काली मृदा होती है इसकी जो जल धारण क्षमता होती है दोस्तों,
यानी जो काली मृदा है आपकी, इसकी जो जल धारण क्षमता है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। कितनी कैसी होती हैं? सर्वाधिक होती है, यानी नमी काफ़ी दिनों तक जो है इसके अंदर पाई जाती है। और जल धारण की क्षमता ज़्यादा होगी तो क्या होगी दोस्तों? नमी भी ज़्यादा होगी। और काली मृदा में मैंने आपको बता दिया गया कि लोहा तथा एल्यूमिनियम की क्या होती हैं? प्रधानता होती हैं। और एक यौगिक होता है टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट, जिसकी वजह से इसका रंग काला होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा हाड़ौती के पठार की अन्य विशेषताओं की बात करना चाहूँ तो हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी जो है वो चंबल है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, विजिबल होगा आप सभी को कि जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी, तो मुख्य नदी की बात करूं तो दोस्तों कौन सी? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है प्रिय विद्यार्थियों। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी की बात या हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी की बात अपन करें तो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और दूसरी मैं बात करूँगा कि हाड़ौती का जो पठार है, यानी हाड़ौती के पठार का, आप साथ साथ लिखते जाइएगा दोस्तों, पठार का ढाल। अगर आपसे हाड़ौती के पठार का ढाल पूछ लिया जाए प्रिय विद्यार्थियों तो किस से किस ओर है? देखिएगा, इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ रहा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी, देखने में मैटर आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। अच्छे तरीके से बताने की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है और आपका सहयोग यूं ही बना रहे अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आपको पूरी जानकारी जो है अच्छे तरीके से दी जाएगी और आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। तो नेक्स्ट एक और विशेषता की बात करना चाहूँ तो लिखते जाइएगा साथ साथ, हाड़ौती के पठार, हाड़ौती के पठार में जलीय जैव विविधता, जलीय जैव विविधता सर्वाधिक है। यानी सर्वाधिक जैव विविधता वाले मरुस्थल की बात की थी वो तो था थारका मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्रीय, और जलीय जैव विविधता की बात की तो कौन से क्षेत्र में? राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। और राजस्थान में जलीय अपरदन की समस्या से ग्रसित भी यही भौतिक प्रदेश माना जाता है। यानी आप लिख सकते हो, यूँ लिख सकते हो, सर्वाधिक जलीय अपरदन, सर्वाधिक जलीय अपरदन वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ तक विजिबल होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट अगर और बात करना चाहूँ तो सर्वाधिक जो आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है वो भी यही माना जाता है। राजस्थान की अगर बात करूँ तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश भी लिख सकते हो इसे। यानी एक और विशेषता, सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दोस्तों। ये भी क्या है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में दोस्तों अपन बात करते हैं तो हाड़ौती के पठार में मैंने आपको बताया कि काली मृदा की जो है अधिकता है, और काली मृदा को हम वर्टिसोल भी कह देते हैं, और इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। इसका रंग जो काला है टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक के कारण है, और इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक है काली मृदा की। और आपको पता है कि कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। हालांकि हम आगे इसकी बात करेंगे दोस्तों जब चंबल बेसिन पढ़ेंगे। हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी मैंने आपको बताया कि चंबल है। चंबल यूँ बहती हैं, यानी झालावाड़ से यूँ निकल करके दक्षिण से उत्तर की तरफ यूँ इस तरह से यमुना में मिलती है आगे जा कर के। तो इस प्रदेश का ढाल भी कहाँ है? दक्षिण से उत्तर की ओर यूँ चलता है इसका ढाल। इस प्रदेश का दोस्तों आपको
अच्छे तरीके से चंबल में मैंने क्लियर भी करवाया था। और आगे भी हम जो हैं जो जल आपके एक टॉपिक लगता है कि जल संरक्षण, उसमें नदियाँ, झीलें और जल संरक्षण की जो परंपरागत विधियां हैं राजस्थान के संदर्भ में पूर्ण अपन अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो हाड़ौती के पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, हाड़ौती के पठार में जलीय जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक नदियां हैं, तो जलीय जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। सर्वाधिक अपरदन वाला क्षेत्र भी है, क्योंकि सर्वाधिक नदियाँ भी इसके अंतर्गत हैं। तो एक विशेषता यहाँ पे और प्रेषित करना चाहूँ तो आप लिख सकते हो कि सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ही है, जो कि सर्वाधिक नदियों वाला है। और सर्वाधिक नदियां हैं तो अपरदन की समस्या भी क्या है? ज़्यादा है। और सर्वाधिक नदियां हैं और वर्षा भी यहाँ ज़्यादा होती है, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला भी कौन सा है भौतिक प्रदेश? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, औसत वर्षा की बात करते हैं। हालांकि अगर स्थान विशेष की बात करते हैं तो माउंट आबू है सिरोही का, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और औसत जो वर्षा होती है हमारी बांसवाड़ा में होती है 57.5% के आसपास जो है बांसवाड़ा में वर्षा होती हैं। यानी बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागरीय मानसून से, दोनों ही मानसूनों से हमारे राजस्थान में वर्षा होती है। तो नेक्स्ट अपन इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। तो वर्गीकरण जो है आप प्रिय विद्यार्थी यहाँ देखिएगा, वर्गीकरण के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं अपन। तो हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण। वर्गीकरण में देखिएगा नंबर 1 पे बात करेंगे अपन। 1 नंबर पे विंध्यन कंगार क्षेत्र, विंध्यन कंगार क्षेत्र। इस विंध्यन कंगार जो क्षेत्र है आपका, इसमें कोटा, बूंदी, बारां वाला क्षेत्र आता है। कौन सा? कोटा, बूंदी और बारां वाला जो क्षेत्र है आपका बारां जिले का, वो इसके अंतर्गत आता है। और इस विंध्यन कंगार क्षेत्र को भी आगे अपन डिवाइड करेंगे दोस्तों। इसमें कुछ विशेषताएं हैं इसकी। एक तो इसमें पाई जाती है आपकी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, यानी इसका डिवाइडेशन करें तो एक तो इसमें पाई जाती हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करेंगे, यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दूसरी अपन बात करें इसी के संदर्भ में डिवाइडेशन में, तो यहाँ नदी निर्मित मैदान है, यानी चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कुछ मैदान बनाए जाते हैं। नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान की बात करेंगे नंबर 2 पर। इसी विंध्यन कंगार क्षेत्र में अपन दोस्तों बात करेंगे शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र की। शाहाबाद जो कि 12 में पड़ता है, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र की बात भी हम विंध्यन कंगार क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। इसी का जो दूसरा पार्ट है दोस्तों, उसकी बात अपन यहाँ करेंगे कि वर्गीकरण में पहला तो अपन ने विंध्यन कंगार क्षेत्र पढ़ा है, और दूसरे की बात मैं यहाँ आपसे साझा करना चाहूँगा। देखिएगा नंबर 2 है दक्कन का पठार। दक्कन का वर्गीकरण में दूसरा कौन सा भाग है? दक्कन का पठार। इसमें मुख्य रूप से अपन झालावाड़ की बात करेंगे। कौन से ज़िले की? झालावाड़ ज़िले की बात करेंगे। इस झालावाड़ के अंतर्गत भी अपन 2 बातों को यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला तो दोस्तों झालावाड़ का पठार है। कौन सा? झालावाड़ का पठार है। तो झालावाड़ के पठार की बात अपन यहाँ करेंगे। दूसरी अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ एक क्षेत्र है डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश, उसकी बात जो है यहाँ करेंगे। हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में अपने एक डायग्राम के माध्यम से इस वर्गीकरण को पूरा हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं हाड़ौती का पठार यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को मे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिएगा यूँ इस तरह से यूँ जो है
ये हमारे हाड़ौती के पठार की लगभग आकृति हैं। हालांकि साम्यता आप स्थापित कर लेना, लगभग ऐसी आकृति हमारे हाड़ौती के पठार की हैं। और इस हाड़ौती के पठार की बात करूं तो दोस्तों विजिबल होगा आप सब लोगों को हाड़ौती का पठार, यानी चारों ज़िले इसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ की बात हम करेंगे। यूँ इस तरह से इसमें नदी गुजरती है दोस्तों चंबल हमारी, यूँ नीचे से आती हैं और यूँ चली जाती हैं। यह आपकी नदी बह रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, और इस नदी का नाम क्या दोस्तों? चंबल। कौन सी नदी है अपनी? चंबल नदी। तो चंबल नदी की बात कर रहे हैं। और यहाँ देखिएगा आप चंबल के बाईं ओर आप देखिएगा इस क्षेत्र में, यहाँ दूसरे कलर से मैं बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ पहाड़ियाँ बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा यूँ इस तरह से कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, और ये जो पहाड़ियाँ हैं आपको, ये है दोस्तों बूंदी की पहाड़ियाँ। कौन सी है? बूंदी की पहाड़ियाँ। तो ये जो पहाड़ियाँ मैंने बनाई हैं कौन सी हैं दोस्तों? बूंदी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ इस क्षेत्र में। और ये जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं बूंदी में स्थित है, और ये जो पहाड़ियाँ हैं जिसका सर्वोच्च शिखर, अगर इसको यूँ थोड़ा मैं हाइट पे कर दूँ तो ये इसका सर्वोच्च शिखर माना जाता है। और ये जो चोटी आपको थोड़ा सा अलग करके मैं यहाँ दिखाऊंगा कि इसका जो सर्वोच्च शिखर है यूँ है यहाँ इन पहाड़ियों के मध्य, और यहाँ जो सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है सतूर। क्या नाम है दोस्तों? सतूर है, और इसकी हाइट है 353 मीटर। कितनी हाइट है दोस्तों? 353 मीटर है, जो कि बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। और इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सतूर है, बूंदी ज़िले में स्थित है, जिन्हें बूंदी की पहाड़ियाँ कह दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आई होगी। और कुछ जैसे अर्धचंद्राकार भी हैं आकार की, तो इन्हें अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ तो थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ते हो तो यहाँ रामगढ़ की पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं। बूंदी के आसपास कोटा में अगर जाएं हम तो वहाँ जो है कोटा और झालावाड़ दोनों की बात करूँ तो यहाँ यूँ इस तरह से ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये हैं आपकी रामगढ़ की पहाड़ियाँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ये कौन सी है दोस्तों? रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। और रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं बूंदी से बारां के मध्य स्थित पहाड़ियाँ हैं। कौन से ज़िले में हैं? बूंदी और बारां के मध्य यूँ पहाड़ियाँ बनती हैं, जिन्हें हम कह देते हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ, और रामगढ़ की पहाड़ियाँ बूंदी और बारां के मध्य स्थित पहाड़ियाँ हैं। और बूंदी में रामगढ़ की पहाड़ियों को घोड़े के नाल के आकार की, ये कैसी पहाड़ी कैसी हैं? घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ हैं। कैसी हैं ये? घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ हैं, और इन्हें घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ भी कह दिया जाता है, जो कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। और मुख्य रूप से जो रामगढ़ है वो बूंदी में रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यानी बारां में भी है थोड़ी बहुत, लेकिन बूंदी और बारां दोनों का आए तो दोनों ज़िलों में है, ये दोनों ज़िलों में अवस्थित है। तीसरी अगर मैं बात करना चाहूँ तो इस तरह से अब देखिएगा, यहाँ यूँ चंबल के मध्य, चंबल के द्वारा कुछ मैदान बनाए जाते हैं। यूँ इस तरह से चंबल ने अपना कुछ मैदान बना रखा है, यानी चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान माना जाता है, यानी नदी निर्मित मैदान कह सकते हैं आप इसको। यानी सीधे भाषा में अगर बताना चाहूँ तो कोटा बूंदी में चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, जिसे नदी निर्मित मैदान कह दिया जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान। हालांकि मैं अलग से आपको लिखाऊंगा सारी बातें। तो ये जो है चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है कोटा बूंदी में। कोटा और बूंदी के अंदर ये मैदान बनाया गया है कि जो कि चंबल और उसकी सहायक नदियाँ बनाती है, इसे नदी निर्मित मैदान के नाम से
जाना जाता है, जो कि विंध्यन कंगार क्षेत्र का ही एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो थोड़ी बात यहाँ कर लेते हैं। इस नदी निर्मित के मैदान के पास ही कुछ इस तरह की पहाड़ियाँ हैं, यूँ ये पहाड़ियाँ इस साइड में हैं और इन्हें कह दिया जाता है कुंडला की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? कुंडला की पहाड़ियाँ। तो यहाँ जो हैं दोस्तों वो कुंडला की पहाड़ियाँ हैं, और कुंडला की पहाड़ियों का जो आपको बताऊँ कोटा ज़िले में स्थित है, कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ हैं। ये कौन से ज़िले में आपकी? ये कोटा में पड़ती हैं। कुंडला की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ लिख रहा हूँ कहाँ है, कोटा में है, और कुंडल के आकार के होने के कारण इन्हें कुंडला की पहाड़ियाँ कह दिया जाता है। इस नदी निर्मित मैदान से थोड़ा सा हम दाईं ओर आते हैं तो कोटा के अंदर कुंडल के आकार की कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें कुंडला की पहाड़ियाँ कह दिया जाता है। तो इस तरह से हमने कुंडला की पहाड़ियों की बात की। इन्हीं कुंडला की पहाड़ियों में हम जो है पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो कुछ पहाड़ियाँ हमें यूँ दिखाई देती हैं, जिन्हें मुकंदरा की पहाड़ियाँ कह दिया जाता है। ये देखिएगा दोस्तों, यूँ इस तरह से यहाँ इस तरह से कुछ पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, और ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है ये है मुकंदरा की पहाड़ियाँ। कौन सी है? मुकंदरा की पहाड़ियाँ। ये आपकी हैं मुकंदरा की पहाड़ियाँ। तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ हमने यहाँ पढ़ा। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, कौन से ज़िले में? कोटा प्लस झालावाड़ लिख रहा हूँ मैं, कोटा और झालावाड़ में है। कौन सी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं? मुकंदरा की पहाड़ियों की। और ये जो कोटा और झालावाड़ में स्थित हैं और विंध्याचल का भाग मानी जाती हैं। किसका भाग मानी जाती है? विंध्याचल जो पर्वत है उसका भाग मानी जाती है। और यहाँ पर इनका एक सर्वोच्च शिखर है जिसे हम चांदबाड़ी कह देते हैं। मुकंदरा की पहाड़ियों में ये जो चोटी हैं ये सबसे ऊंची मानी जाती हैं, और इस चोटी को मैं यूँ थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, इसे कहते हैं चांदबाड़ी। चांदबाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये 517 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 517 मीटर इसकी हाइट मानी जाती हैं। तो अब तक हमने रामगढ़ की पहाड़ियों की बात की हैं, बूंदी की पहाड़ियों की बात की है, नदी निर्मित मैदान की बात की है, कुंडला की पहाड़ियाँ पढ़ी, चांदवाड़ी की पहाड़ियाँ पढ़ी, और नीचे जो है इन्हीं के बीच दोस्तों यहाँ पर एक क्षेत्र है कुंडला की पहाड़ियाँ और ये जो आपकी मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं, इसके मध्य मैं यूँ एक क्षेत्र बना रहा हूँ। ये वाला रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ इस तरह से ये है आपका शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। कौन सा है? शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो ये तो हमारी कहानी हुई। ये जो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र है आपका, ये पूर्वी बारां जिले में है। कौन से ज़िले में है? पूर्वी बारां जिले में है। और इसकी चोटी भी मैं आपको लिख के बता दूंगा कि 450 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। कांबा नाम पड़ता है जिसका, समझिए। पूर्वी बारां में स्थित 450 मीटर ऊंची भूमि क्षेत्र है, जिसे हम कह देते हैं शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कांबा है, 456 मीटर के आसपास जो है। यानी इसकी सर्वोच्च चोटी की बात यहाँ पे ब्लू कलर में मैं लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र की बात करें, सर्वोच्च चोटी जिसका नाम कांबा है। क्या है दोस्तों? कांबा। और इसकी जो हाइट है वो 456 मीटर है। कितनी है विद्यार्थियों? 456 मीटर मानी जाती है। तो हमने यहाँ तक जो है विंध्यन कंगार क्षेत्र की कहानी पूरी कर ली है। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, आप देखिएगा, जिसे हम झालावाड़ का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो क्षेत्र है, इसी इससे नीचे वाला जो है, ये तो है आपका झालावाड़ का पठार। यहाँ पर ये वाला झालावाड़ का पठार, ये आपका क्या है? ये तो है झालावाड़ का पठार जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ कुछ भूमि इस तरह से है, ये देखिएगा, जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है,
ब्लैक कलर में दिखाई दे रही होगी, इस क्षेत्र को कहते हैं डग गंगधर प्रदेश। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों एरो लगा करके, इसको कहते हैं डग गंगधर प्रदेश। तो यह आपका डग गंगाधर प्रदेश है जो कि कहाँ है, झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित है और 350 मीटर ऊंची भूमि है। यहाँ पर कितनी है, 350 मीटर ऊंची भूमि है या उच्च भूमि बोल सकते हो। और जो डग गंगाधर प्रदेश है वो भी इस तरह से 350 मीटर के आसपास ही है दोस्तों, डग गंगाधर प्रदेश। झालावाड़ का पठार की बात करते हैं तो झालावाड़ का जो पठारी क्षेत्र है जो कि मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, ये झालावाड़ का पठार क्या है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग, मालवा के पठार का उत्तरी भाग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कहानी पूरी की है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। आप लोगों को थोड़ा सा जगह कम थी, थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, मुझे भी बीच बीच में दिक्कत आ रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़िए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाया गया। अगर ये डायग्राम आपके समझ आए तो आप सारी बातें चित्र से साम्यता स्थापित करके आराम से समझ सकते हो। अब इसका कुछ वर्णन है जो मैं आप तक प्रेषित करूँगा, आप जो है लिख लीजिएगा। सबसे पहले अपन ने बात की थी विंध्यन कंगार क्षेत्र की, जिसमें हमने ए में पे बात करेंगे अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की। विंध्यन कंगार क्षेत्र में सबसे पहले आप लिखिए बूंदी की पहाड़ियाँ, इन्हें अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ भी कह देते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे बूंदी की पहाड़ियों की, बूंदी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों आप साथ साथ नोट डाउन किया करो, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी होती है। तैयारी को बहुत अच्छा करना है आप लोगों को, और मेरा निरंतर प्रयास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। तो इसमें लिखेगा बूंदी की पहाड़ियों में, बूंदी में स्थित पहाड़ियाँ, बूंदी में स्थित पहाड़ियाँ दिखाई दे रहा होगा, बूंदी में स्थित पहाड़ियाँ जिसका सर्वोच्च शिखर, जिसका सर्वोच्च शिखर सतूर है। कौन सा है जी, सतूर है। और ये बूंदी ज़िले में सतूर जो है आपका, सतूर कहाँ है, बूंदी में है। और इसकी हाइट मैंने आप तक प्रेषित कर दी थी, 353 मीटर है दोस्तों। तो ये थी अपनी बूंदी की पहाड़ियाँ, जो डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ चुके हैं। ये देखिएगा, इस तरह से हमने यहाँ बात की थी सतूर की, जो कि बूंदी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है, 353 मीटर हाइट है जिसकी। तो नेक्स्ट अपन मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करते हैं। अगली है अपनी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। कोटा झालावाड़ में, कहाँ जी, कोटा झालावाड़ में स्थित जो विंध्याचल, जो विंध्याचल का भाग है, विंध्याचल का क्या है, भाग है, इसका सर्वोच्च शिखर, इसका सर्वोच्च शिखर चांदबाड़ी है। कौन सा है दोस्तों, चांदबाड़ी, जिसकी बात अपन कर चुके हैं। और ये चांदबाड़ी कहाँ है, कोटा में है। कहाँ है दोस्तों, कोटा में है। और इसकी हाइट क्या है, 517 मीटर है। समझ में आई नहीं। मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली की नहीं है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अरावली की नहीं है, किसकी मानी जाती हैं, विंध्याचल पर्वत की मानी जाती हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अपन लिखेंगे दोस्तों, नंबर 3 की बात करते हैं। तो हमने एक पढ़ा था कुंडला की पहाड़ियाँ। कौन सी, कुंडला की पहाड़ियाँ। कुंडला की पहाड़ियों की बात करते हैं, कोटा में स्थित है। ऐसे लिख सकते हो आप, कोटा
में स्थित कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ, कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? कुंडला की पहाड़ियाँ कहलाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसी तरह से अपन अगली बात करें तो एक हमने पढ़ा है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जो कि बूंदी और बारां में थी। लिखिएगा रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करते हैं दोस्तों। बूंदी से बारां के मध्य स्थित पहाड़ियाँ, बूंदी से बारां के मध्य स्थित पहाड़ियाँ। और नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो आप, बूंदी में रामगढ़ की पहाड़ियों को, बूंदी में रामगढ़ की पहाड़ियों को, रामगढ़ की पहाड़ियों को घोड़े के नाल के आकार, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो बूंदी और बारां में। यानी रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजस्थान में जो है खगोलीय घटना का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? खगोलीय घटना का उदाहरण माना जाता है। इस कारण भारत सरकार द्वारा जो पर्यटन की दृष्टि से है, इसे राजस्थान का जो है जियो हेरिटेज घोषित किया गया है। पहला जियो हेरिटेज स्थल है राजस्थान का ये। और भारत के संदर्भ में बात करें तो ये तीसरा जियो हेरिटेज माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो है रामगढ़ की पहाड़ियों में गहरे गड्ढे या उल्कापिंड हुआ था, यानी उल्कापात यहाँ पे हुआ था, उस वजह से यहाँ गड्ढे पड़ गए। और इस बूंदी क्षेत्र में आडावाला भी कहा जाता है। अरावली को मैंने अरावली जब आपको पढ़ाई थी तब आपको बताया था। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नदी निर्मित मैदान की। क्या बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? नदी निर्मित मैदान की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, हेडिंग डाल लीजिएगा, नदी निर्मित मैदान। ये तो ऊपर तो अपन ने पहाड़ियों की बात की, वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया, अब डिटेल में बात कर रहे हैं। तो नदी निर्मित मैदान यानी कोटा व बूंदी में चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? नदी निर्मित मैदान कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र की। यहाँ पे बात करेंगे अपन शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। हालांकि डायग्राम में हम पढ़ चुके हैं सारी बातें, लेकिन डिटेल आप थोड़ा सा लिख लोगे तो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं भविष्य में। शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र में आप लिखिएगा पूर्वी बारां में स्थित, पूर्वी बारां में स्थित 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र जिसकी सबसे ऊंची चोटी कांबा है। कौन सी है? कांबा। जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों? यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक में। ये 12 में ही है और 456 मीटर ऊंची है। कौन से ज़िले में है? 12 में।
और हाइट कितनी है 456 मीटर। और यहाँ पर जो है सहरिया जनजाति का निवास माना जाता है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में। इन पहाड़ियों के मध्य कौन सी जनजाति निवास करती है, तो सहरिया जनजाति। फिर हमने पढ़ा था झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार, तो झालावाड़ के पठार में देखिएगा, झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र, क्या लिखोगे, झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है, उत्तरी भाग है, इसे क्या कह देते हैं, झालावाड़ का पठार कह दिया जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से अंतिम बात करते हैं डग गंगधर प्रदेश की। कौन सा दोस्तों, डग गंगधर प्रदेश। तो डग गंगधर प्रदेश के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते जाइए। झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिम में स्थित, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित, दक्षिण पश्चिम में स्थित 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र क्या कहलाता है, डग गंगधर प्रदेश कहलाता है। हाड़ौती का जो पठार है मालवा के पठार का प्रत्यक्ष भाग है। हाड़ौती का जो पठार है जिसकी अपन ने बात की है वो मालवा के पठार का प्रत्यक्ष भाग है, जबकि दक्कन के पठार का अप्रत्यक्ष भाग माना जाता है। दक्कन के पठार का क्या माना जाता है, अप्रत्यक्ष भाग माना जाता है दोस्तों। तो आपको जो है तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैंने आज बात की हैं, अपने पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेशों में हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन ने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की कुछ बातें यहाँ पे की थी इस तरह से कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में हाड़ौती के पठार में काली मृदा यानी वर्टिसोल पाई जाती है। लोहा और एल्यूमिनियम की इसमें क्या है, प्रधानता है, और इस मिट्टी का रंग काला टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक के कारण होता है। हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी चंबल, सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक जलीय अपर्दन वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। और वर्गीकरण किया था इसके बाद हमने, वर्गीकरण में 2 प्रकार पढ़े थे अपन ने। पहला विंध्यन कंकार क्षेत्र, इसमें 3 जिले आए थे, कोटा, बूंदी और बारां। और विंध्यन कंकार क्षेत्र में हम 3 चीज़ें पढ़े हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जो कि बूंदी की पहाड़ियाँ हम पढ़ चुके हैं। नदी निर्मित मैदान जो कि चंबल और उसकी सहायक नदियों का मैदान मैंने आपको बताया। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र को भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने दूसरा पार्ट इसका वर्गीकरण में किया था दक्कन का पठार, जिसमें झालावाड़ जिले की बात की। एक तो झालावाड़ का पठार है और एक डग गंगधर प्रदेश है, जो कि डग गंगधर प्रदेश ये देखिएगा दक्षिणी पश्चिमी झालावाड़ में पड़ता है, और ये उत्तरी पूर्वी में मालवा के पठार का उत्तरी भाग माना जाता है झालावाड़ के पठार को। और हाड़ौती का पठार जो है, आपको मैंने बताया कि हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का तो प्रत्यक्ष भाग है, लेकिन दक्कन के पठार का अप्रत्यक्ष भाग माना जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने भौतिक प्रदेश की जो कहानी है अपनी दोस्तों, वो यहाँ पे पूरी होती है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। और फिर भी कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा याचना है आप लोगों से, और त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं होती, और त्रुटियों में सुधार होता रहता है दोस्तों। अगर हो भी जाए, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा, आपको उसका हल जल्दी से जल्दी जो है बताया जाएगा दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ही बता दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से सभी लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। एक बार फिर से मैं आप तक प्रेषित करना चाहूँगा एक जानकारी कि अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज़ भी शुरू की गई है, जो कि दैनिक रूप से उसका टेस्ट होता है, और लगभग 2 टॉपिक, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक परंपरा पूर्ण हो चुकी हैं। भारतीय समाज का टेस्ट अभी होने वाला है, लगभग 6 टेस्ट हो चुके हैं, आगे जो है टेस्ट होते रहेंगे। आप जो है इत्मीनान से टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। इसी के साथ मैं सुनील बादू आप सभी से विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय